द इम्प्रोबेबल इम्पोस्टर टॉम कास्त्रो। अविश्वसनीय भेषधारी टॉम कास्त्रो। मैं उसे यही नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 1850 के आसपास सैंटियागो दे चिली और वेलेप्राइसो की गलियों और घरों में वह इसी नाम से जाना जाता था। अब जब वह फिर से उन जगहों पर लौट आया है, भले ही सिर्फ एक भूत की तरह या शनिवार की रात के हल्के फुल्के मनोरंजन के तौर पर ही सही, तो उसे दोबारा यही नाम देना ठीक लगता है। मैंने भूत वाला रूपक इसलिए चुना है ताकि आपको याद रहे कि ये घटिया सी जीवनियाँ शाम के एक अखबार के शनिवार वाले परिशिष्ट में छपी थी। वेपिंग के जन्म रजिस्टर में उसका नाम आर्थर ओर्टोन लिखा है और जन्म तिथि 7 जून 1834 दर्ज है। हम इतना जानते हैं कि वह एक कसाई का बेटा था। उसका बचपन लंदन की झुग्गियों की धुंधली और उदास गरीबी में बीता और फिर एक दिन उसे समंदर का बुलावा सुनाई दिया। यह कोई अनोखी कहानी नहीं है। समंदर की ओर भाग जाना इंग्लैंड में माँ बाप के अधिकार से छुटकारा पाने का एक पारंपरिक तरीका था, जैसे किसी तरह का वीरतापूर्ण दीक्षा संस्कार। भौगोलिक स्थिति भी इसी रास्ते की तरफ धकेलती थी और धर्म ग्रंथ भी। जो लोग जहाज़ों पर समुद्र की ओर जाते हैं, जो बड़े जल में व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और गहरे पानी में उसके अद्भुत कामों को देखते हैं। ओर्टोन ने अपने गंदे बदरंग उपनगर को छोड़ा और एक जहाज पर चढ़कर समंदर की राह पकड़ ली। उसने उदास मन से सदर्न क्रॉस को देखा और वेलप्राइसो पहुंचकर जहाज से कूदकर भाग गया। वह एक नरम भला सा मूर्ख था। तर्क से देखें तो उसे भूखे मर जाना चाहिए था, लेकिन उसकी बेवकूफ सी हंसमुख आदत, चेहरे पर जमी स्थायी मुस्कान और उसकी हद से ज़्यादा आज्ञाकारिता ने उसे कास्त्रो नाम के एक परिवार की मेहरबानी दिला दी। आगे चलकर उसने उनका ही सरनेम हमेशा के लिए अपना लिया। दक्षिण अमेरिका में उसके दिनों के कोई पक्के निशान नहीं बचते, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि उसकी कृतज्ञता कभी कम नहीं हुई। 1861 में वह ऑस्ट्रेलिया में दोबारा नजर आया, अब भी टॉम कास्त्रो बनकर। सिडनी में उसकी मुलाकात एबनेज़र बोगले नाम के एक अश्वेत नौकर से हुई। बोगले खूबसूरत तो नहीं था, लेकिन उसके भीतर वह भारी भरकम ठहराव था। वह गंभीर भरोसा जगाने वाली मौजूदगी जो अक्सर किसी उम्रदार मजबूत कदकाठी वाले काले आदमी में दिखती है। बोगले में एक और बात थी। हालांकि कुछ नरविज्ञान की किताबें उसकी जाति से यह गुण छीन लेती है, वह काबिले तारीफ बुद्धिमान था। वह सीधा साधा और संयमी इंसान था। उसके भीतर की पुरानी अफ्रीकी इच्छाओं को कैल्विनिज्म के सख्त तौर तरीकों ने काफ़ी हद तक संभाल लिया था। अपने खुदा से मुलाकात वाले पलों को छोड़ दें तो वह बिल्कुल सामान्य था। उसकी एक ही अजीब आदत थी, भीतर तक बैठा हुआ डर, जिसकी वजह से वह सड़क पार करने से पहले हमेशा रुक जाता, चारों ओर देखता और मन ही मन यह अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता रहता कि कौन सा तेज चलता गाड़ी घोड़ा एक दिन आकर उसकी जान ले जाएगा। ओर्टोन की मुलाकात अपने होने वाले दोस्त से एक दोपहर हुई, जब बोगले सिडनी के एक उजड़े से मोड़ पर खड़ा यही हिम्मत जुटा रहा था कि सड़क कैसे पार करे। ओर्टोन कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर आगे बढ़कर उसने बोगले को अपना हाथ पेश किया और ये दोनों हैरान परेशान लोग मिलकर उस बेगुनाह सी सड़क को पार कर गए। उस शाम से उनके बीच एक तरह की सरपरस्ती बन गई। भारी घबराया हुआ अश्वेत आदमी और वेपिंग का मोटा सा नासमझ देहाती। सितंबर 1865 में दोनों ने स्थानीय अखबार में एक दिल तोड़ देने वाली खबर पढ़ी। आराध्य की मौत। अप्रैल 1854 के
आखिरी दिनों में जब ओरोटोन चिली की उतनी ही खुली दिल वाली मेहमाननवाजी का मज़ा ले रहा था जितने खुले वहाँ के आंगन होते हैं, अटलांटिक ओशन में मरमेड नाम का एक स्टीमर डूब गया। वह रियो दे जनेरियो से लिवरपूल जा रहा था। डूबने वालों में एक रोजर चार्ल्स टिचबोर्न भी था, एक अंग्रेज फौजी अफसर जिसकी परवरिश फ्रांस में हुई थी और जो इंग्लैंड के एक नामी कैथोलिक परिवार का बेटा था। चाहे जितना अजीब लगे, इस फ्रांसीसी अंदाज वाले नौजवान की मौत, जो अंग्रेजी भी पेरिस के सिलकेदार लहजे में बोलता था और जिसकी फ्रांसीसी अकल, नफासत और बनावटी अदाओं ने इसमें ईर्ष्या भर रखी थी, आर्थर ओर्टोन की किस्मत में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली थी। उस आदमी की किस्मत में जिसने उसे कभी देखा तक नहीं था। रोजर की माँ लेडी टिचबोर्न ने उसके मरने की खबर मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने हर बड़े अखबार में दर्दनाक इश्तिहार छपवाए। उन्हीं में से एक इश्तिहार एबेनेज़र बोगले के हाथ लगा और उसने एक कमाल की योजना सोची। असमानता के फायदे। टिचबोर्न दुबला पतला, नफीस और कुछ अपने में डूबा रहने वाला नौजवान था। नैन नक्श तीखे, सीधे काले बाल, थोड़ा सांवला रंग, चमकीली आंखें और बोलने का ढंग बहुत सटीक, थोड़ा चिढ़ा देने वाला। ओर्टोन इसके बिल्कुल उलट था। देहाती, उछल कूद वाला, योकल, पेट बहुत बड़ा, चेहरा धुंधला सा, गोरा रंग लेकिन झाइयों से भरा, हल्के भूरे लहरदार बाल, नींदी आंखें और किसी काम की बात लगभग नहीं। बोगले ने तय किया कि ओर्टोन का फर्ज है कि वह पहले ही जहाज से यूरोप जाए और लेडी टिचबोर्न की यह उम्मीद पूरी करे कि उनका बेटा अभी जिंदा है, खुद को वही बेटा बताकर। योजना ऊपरी नज़र से देखें तो बिल्कुल बकवास सी लगती है, लेकिन इसके भीतर एक अलग किस्म की प्रतिभा छिपी थी। मान लीजिए कोई शख्स 1914 में जर्मनी के सम्राट और पर्शिया के राजा होने का ढोंग करना चाहता, तो उसकी पहली कोशिश यही होगी कि वह ऊपर की ओर मुड़ी मूंछें, निकम्मा पड़ा हुआ हाथ, रोबदार त्योरियां, धूसर ओवरकोट, तमगों से लदा सीना और ऊंचा हेलमेट सबकी नकल कर ले। बोगले इससे ज़्यादा चतुर था। वह ऐसे केसर को सामने लाता जिसका चेहरा साफ हो, कोई खास फौजी अंदाज न हो, न कोई चील वील का निशान और दोनों बाहें बिल्कुल सही सलामत। हम रूपक छोड़ भी दें तो सच्चाई यह है कि बोगले ने एक मोटा, ढीला ढाला टिचबोर्न पैदा कर दिया। भोले की सी मीठी मुस्कान, हल्के भूरे बाल और फ्रेंच की पूरी अनभिज्ञता के साथ। बोगले जानता था कि अगर असली रोजर चार्ल्स टिचबोर्न की हूबहू कॉपी मिलना नामुमकिन है। वह यह भी समझता था कि अगर कहीं थोड़ी बहुत समानता पकड़ में आ भी गई तो बाकी सारी असमानताएं और ज़्यादा उभर कर दिखेंगी। इसलिए उसने मिलता जुलता बनने का विचार ही छोड़ दिया। उसे अंदाजा था कि यह बेजोड़ बिल्कुल उल्टी दिशा में किया गया छल ही साबित करेगा कि यहाँ कोई चालबाजी नहीं है, क्योंकि कोई भी ठग यूं खुली आंखों से ऐसे फर्क सामने नहीं रखेगा जो पल भर में उसके खिलाफ सबूत बन सकते हैं। और हाँ, समय की ताकत को भूलना नहीं चाहिए। 14 साल की दूर दराज जिंदगी और किस्मत के उतार चढ़ाव किसी भी आदमी को पहचान से बाहर कर सकता है। बोगले की योजना के पक्ष में एक और बात थी। लेडी टिचबोर्न के बार बार चपकते जिद्दी इश्तिहार साफ दिखाते थे कि उन्हें पूरा यकीन है कि रोजर चार्ल्स जिंदा है और वो खुद को अंदर से इस तरह तैयार कर चुकी हैं कि जब भी वह लौटेगा तो वह उसे पहचान लेंगी। मुलाकात। हमेशा तैयार रहने वाले टॉम कास्त्रो ने लेडी टिचबोर्न को एक चिट्ठी लिखी। अपनी पहचान साबित करने के लिए उसने बताया कि उसके बाएं निपल के पास 2 मस्से हैं और बचपन की उस दर्दनाक भूल न सकने वाली घटना का जिक्र किया जब मधुमक्खियों के झुंड ने उस पर हमला किया था। चिट्ठी छोटी सी थी और जैसे बोगले और टॉम कास्त्रो दोनों थे
वैसे ही उसमें शब्दों की स्पेलिंग की कोई परवाह नहीं की गई थी। पेरिस में अपने आलीशान घर में अकेली बैठी लेडी टिचबोर्न ने खुशी के आंसुओं के साथ वह चिट्ठी बार बार पढ़ी और कुछ ही दिनों में उन्होंने उन तमाम पुरानी यादों को फिर से महसूस करना शुरू कर दिया जिन्हें उनकी तथाकथित बेटे ने छेड़ दिया था। 16 जनवरी 1867 को रोजर चार्ल्स टिचबोर्न अपनी माँ से मिलने पहुंचा। उसके सम्मानित नौकर एबेनेज़र बोगले उससे पहले कमरे में दाखिल हुए। तेज धूप वाला सर्दी का दिन था। लेडी टिचबोर्न की थकी ही आंखों पर आंसुओं की हल्की परत थी। काले नौकर ने खिड़कियां पूरी खोल दी। तेज रोशनी एक तरह का मुखौटा बन गई। माँ ने अपने लौटे बेटे को पहचान लिया और बाहें फैलाकर उसे गले लगा लिया। अब जब बेटा सामने मौजूद था तो उन्हें उसकी डायरी और ब्राजील से लिखे गए पत्रों की उतनी ज़रूरत नहीं रह गई। वे कीमती कागज़ जिनके सहारे उन्होंने 14 उदास साल काटे थे, उन्होंने वे सारी चीज़ें गर्व से उसे लौटा दी। एक भी कागज़ गुम नहीं था। बोगले हल्का सा मुस्कुराया। अब वह आराम से असली रोजर चार्ल्स की यादों और विवरणों पर रिसर्च कर सकता था। यह खुशहाल मिलन, जो क्लासिकल त्रासदियों की परंपरा जैसा लगता है, आसानी से इस कहानी का सुखद शिखर बन सकता था। तीनों लोगों के लिए, असली माँ, नकली लेकिन दरिया दिल बेटा और वह चतुर साथी जिसके लिए सब किसी ईश्वरीय इनाम जैसा होता। लेकिन किस्मत हम उन अनगिनत आपस में उलझे कारणों की लगातार चलती हुई मशीनरी को यही नाम देते हैं, ने ये मंजूर नहीं किया। 1870 में लेडी टिचबोर्न की मौत हो गई और परिवार ने आर्थर ओर्टोन पर मृत रिश्तेदार की संपत्ति पर फर्जी हक जताने और उसके रूप में ढोंग करने का मुकदमा कर दिया। ये रिश्तेदार न आंसुओं से परेशान थे और न अकेलेपन से। उन्होंने कभी इस मोटे, लगभग अनपढ़ लौटे बेटे पर विश्वास ही नहीं किया जो ऑस्ट्रेलिया से अचानक टपक पड़ा था। ओर्टोन के पक्ष में वे तमाम देनदार भी खड़े हो गए जिन्होंने यह मान लिया था कि वही टिचबोर्न है। उन्हें अपने बिल चुकवाने थे। उसके साथ परिवार के पुराने सॉलिसिटर एडवर्ड हॉपकिंस और फ्रांसिस जे बेजेंट नाम के एक पुरातत्व रुचि वाले सज्जन भी खड़े हुए। लेकिन यह सब भी काफ़ी न था। बोगले का मानना था कि अगर यह मुकदमा जीतना है तो आम लोगों में किसी बड़े समर्थन की लहर उठनी जरूरी है। उसने अपनी टॉप हैट और काली छतरी उठाई और प्रेरणा की तलाश में लंदन की सुथरी सड़कों पर निकल पड़ा। शाम थोड़ा ढल चुकी थी। बोगले यूं ही भटकता रहा जब तक कि शहर जैसे रंग वाला चांद चौकोरों फंवारों के पानी में चमकने नहीं लगा। उसी वक्त उसे अपने खुदा की आवाज़ सुनाई दी। बोगले ने एक घोड़ा गाड़ी बुलाई और सीधे बेजेंट के फ्लैट पर पहुंचा। बेजेंट ने टाइम्स को एक लंबा पत्र भेजा था जिसमें इस टिचबोर्न क्लेमेंट को पक्का धोखेबाज बताया गया। पत्र फादर गॉर्डोन सोसाइटी ऑफ जीसस के नाम से साइन किया गया था। कुछ और कैथोलिक नामों से ऐसे ही कई पत्र छपे। असर तुरंत मिला। सही किस्म के लोगों को साफ दिख गया कि सर रोजर चार्ल्स टिचबोर्न पर कोई घटिया साजिश रची जा रही है। मुकदमा 190 दिन तक चला। 100 के करीब गवाहों ने कसम खाकर कहा कि मुस्लिम ही असली रोजर चार्ल्स टिचबोर्न है। इनमें 6 ड्रैगन्स के 4 साथी अफसर भी थे। ओर्टोन के समर्थकों का तर्क था कि वह ठग नहीं हो सकता। अगर होता तो जरूर बचपन के पोर्ट्रेट की नकल करने की कोशिश करता। और सबसे बड़ी बात, लेडी टिचबोर्न ने उसे खुद पहचान लिया था। ऐसी बात से माँ गलत नहीं हो सकती। सब कुछ किसी तरह संभला हुआ चल रहा था। तभी ओर्टोन की एक पुरानी प्रेमिका को गवाही के लिए बुलाया गया। परिवार की इस चाल से बोगले के चेहरे पर कोई असर नहीं दिखा। उसने अपनी काली छतरी और टॉप हैट ली और तीसरी प्रेरणा की तलाश में फिर से लंदन की सड़कों पर निकल पड़ा।
हम कभी नहीं जान पाएंगे कि उसे वह तीसरी प्रेरणा मिली भी या नहीं। प्रिमरोज हिल पहुंचने से थोड़ा पहले ही वह उस खतरनाक गाड़ी की चपेट में आ गया जिससे वह बरसों से डरता रहता था। उसने गाड़ी को आते देख लिया, चिल्लाया भी, लेकिन खुद को बचा नहीं सका। वह जोर से पत्थर की सड़क पर जा गिरा और घोड़ा गाड़ी के तेज खुरों ने उसके सिर की हड्डियां चूर चूर कर दी। टॉम कास्त्रो दरअसल टिचबोर्न का भूत था, लेकिन ऐसा भूत जिसके अंदर बोगले की आत्मा बसती थी। जब उसे बताया गया कि बोगले मर चुका है तो वह भीतर से टूट गया। वह झूठ बोलता तो रहा, लेकिन अब उनमें न पहने वाला जोश था, न कोई ठहराव। बातें उलझी सुलझी एक दूसरे से टकराती रहती। अंत क्या होगा यह साफ दिखने लगा था। 27 फरवरी 1874 को आर्थर ओर्टन को 14 साल की सशर्म कैद की सजा सुनाई गई। जेल में वह उसका चहेता बन गया। यही उसका असली हुनर था। 27 फरवरी 1874 को आर्थर ओर्टन को 14 साल की सशर्म कैद की सजा सुनाई गई। जेल में वह सबका चहेता बन गया। यही उसका असली हुनर था। उसके आदर्श व्यवहार के कारण उसकी सजा में 4 साल की कमी हो गई। जब जेल की यह आखिरी मेहमान नवाजी भी खत्म हुई तो वह यूनाइटेड किंगडम के कस्बों और गांवों में घूमता रहा। वहाँ वह ऐसे व्याख्यान देता जिनमें कभी अपनी बेगुनाही पर जोर देता तो कभी मजे मजे में सब अपराध मान लेता। उसकी आदत थी लोगों को खुश रखने की। कई बार वह अपनी सफाई से शुरू करता और आखिर में सब कुछ कबूल कर लेता। सिर्फ इस पर निर्भर करता कि सामने बैठा हुजूम क्या सुनना चाहता है। 2 अप्रैल 1898 के दिन उसकी मौत हो गई।